नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर जो सीरीज आरंभ की गई थी, उसके मद्देनजर हम आज के इस वीडियो के अंदर दक्षिण भारत के साम्राज्य के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, दक्षिण भारत के साम्राज्य से पिछली जितनी भी एग्जाम हुई है, या तो जो SSC के द्वारा कंडक्ट करवाई गई है या SSC की तमाम उन एग्जामों में पूछे गए दक्षिण भारत की साम्राज्य से क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का ये सेशन आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं। उससे पहले यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के प्रथम क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी? तो दोस्तों, हरियर और बुक्का है जो कि दक्षिण भारत के काफी जाने माने चर्चित नाम है। तो दोस्तों, हरियर और बुक्का ने जो स्थापना की है वह कौन से साम्राज्य की है? तो दोस्तों, हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य। जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। जी हाँ, 1336 ईस्वी में हरियर व बुक्का दो भाइयों ने यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। साथ ही हम बात करते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य है उस पर 4 राजवंशों ने शासन किया था। जी हाँ, इस विजयनगर साम्राज्य के ऊपर 4 राजवंश शासन करते हैं, जिनमें जो पहला राजवंश आता है संगम राजवंश है। जी हाँ, संगम राजवंश है। दूसरे के ऊपर बात करते हैं तो दूसरा राजवंश आता है वह सलूव राजवंश है। जी हाँ, सलूव राजवंश है। तीसरे के ऊपर यदि बात करते हैं तो तीसरा राजवंश आता है तुलु वंश। जी हाँ, तुलु वंश आता है। और जो चौथा राजवंश आता है या वंश आता है उसे आरवीडु वंश कहा जाता है। जी हाँ, आरवीडु वंश कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। इस जो विजयनगर साम्राज्य के ऊपर 4 राजवंश कार्य करते हैं या शासन करते हैं, जिनमें पहला है संगम वंश, दूसरा है सलूव वंश, तीसरा तुलु वंश और चौथा है आरवीडु वंश। तो यहाँ से आपका आंसर होना चाहिए कि जो साम्राज्य की स्थापना हरियर बुक्का 1336 ईस्वी में करते हैं उसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश भारत के किस भाग में एक प्रमुख राज्य था? तो दोस्तों, चालुक्य वंश से क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन दिया गया है उत्तरी दिशा में, पूर्वी दिशा में, दक्षिणी दिशा में और पश्चिमी दिशा में। तो चालुक्य वंश की बात करते हैं तो चालुक्य वंश एक शास्त्रीय भारतीय राजवंश था। जी हाँ, चालुक्य वंश है एक यह शास्त्रीय भारतीय राजवंश था। जी हाँ, शास्त्रीय राजवंश था जो कि 6वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य 6वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य यह दक्षिण भारत के अंदर यह काफी बड़े हिस्से पर शासन करता था। और साथ ही हम बात करते हैं चालुक्य के शासन की, तो चालुक्य का शासन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है। और साथ ही हम बात करते हैं कर्नाटक के इतिहास के दृष्टिकोण से, तो कर्नाटक के इतिहास के दृष्टिकोण से तो दोस्तों इसे इतिहास में एक स्वर्ण युग का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, कर्नाटक के इतिहास में इसे स्वर्णिम युग कहा गया है। जी हाँ, स्वर्णिम युग कहा गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए, स्वर्णिम युग कहा गया है। तो दोस्तों, जो चालुक्य वंश है वह दक्षिण भारत के अंदर राजवंश करता था और दोस्तों यह कर्नाटक के इतिहास में से स्वर्णिम युग भी कहा गया है। तो इस प्रकार से भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोल शिलालेख तिरुनामटुकनी को किस के रूप में वर्णित करते हैं? तो दोस्तों, क्वेश्चन है चोल शिलालेख तिरुनामटुकनी को के रूप में वर्णित करते हैं। तो हम बात करते हैं चोल राजाओं ने जो अपने लोगों को 5 प्रकार के भूमि उपहार में दिए हैं। जी हाँ, जो चोल राजा हुआ करते थे उन्होंने अपने जो जनता है उन्हें 5 प्रकार की, जी हाँ, 5 प्रकार की भूमि उपहार में करते थे। तो हम बात करें
वेलन वगई गैर ब्राह्मण किसान मालिकों के लिए भूमि थी। तो दोस्तों वेलन वगई है वह गैर ब्राह्मण किसानों के मालिकों के लिए एक भूमि हुआ करती थी और ब्रह्मदेय भूमि ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी। ब्रह्मदेय नाम से जो भूमि दी जाती थी वह ब्राह्मणों को दी जाती थी। जी हाँ, ब्रह्मदेव नाम से जो भूमि दी जाती थी वह ब्राह्मणों को प्रस्तुत की जाती थी। साथ ही हम बात करते हैं कि जो सालाभोग एक स्कूल के रखरखाव के लिए भूमि थी और जो देवदाना या तिरुनाम टुकनी है मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो तिरुनाम टुकनी है वह मंदिरों को दी गई भूमि थी, तो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतमी पुत्र सातकर्णी एक किस वंश के शासक थे। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है गौतमी पुत्र सातकर्णी से। तो यह दोस्तों भारत के वर्तमान जो दक्कन क्षेत्र में, जी हाँ, भारत के वर्तमान जो दक्कन क्षेत्र है उसमें दोस्तों सातवाहन वंश के नाम से दक्कन क्षेत्र में सातवाहन राजवंश हुआ करता था और इस राजवंश के माध्यम से ही इन्होंने वहां पे शासन किया। तो दोस्तों ये सातवाहन राजवंश के सबसे महान शासक थे। तो गौतमी सातकर्णी है जो कि सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कहे गए हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं मैसूर पैलेस किसका निवास था। तो मैसूर पैलेस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम बात करते हैं जो भारत में मैसूर पैलेस है 1399 से 1950 तक मैसूर के शासक वोडेयार राजवंश का निवास स्थान था। तो दोस्तों मैसूर के शासक वोडेयार राजवंश का, जी हाँ, वोडेयार राजवंश का यह निवास स्थान हुआ करता है। वोडेयार राजवंश का निवास स्थान हुआ करता था जो कि दोस्तों 1399 ईस्वी से लेकर अभी हाल ही 1950 तक, जी हाँ, आज़ादी के पश्चात तक यह वोडेयार राजवंश का निवास स्थान हुआ करता था। साथ ही हम बात करते हैं मैसूर पैलेस है जिसे अंबा विलास पैलेस भी कहा जाता है। जी हाँ, इस मैसूर पैलेस का अन्य नाम क्या है, इसे अंबा विलास पैलेस भी इसे कहा जाता है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से दोस्तों इसके अन्य नाम से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि अंबा पैलेस किस का निवास स्थान है। तो अंबा पैलेस है जो वोडेयार राजवंश का निवास स्थान हुआ करता था और यह भारत के सबसे शानदार और सबसे बड़े महलों में से एक है। तो दोस्तों जो मैसूर पैलेस है भारत के सबसे बड़े व सबसे मशहूर महलों में से एक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए वोडे, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका आंसर होना चाहिए कि वोडेयार के जो राजवंश हुआ करते थे उनका निवास स्थान जो मैसूर पैलेस हुआ करता था। तो चलिए यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल शासक कौन थे। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल शासक कौन थे। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो गंगा को उत्तर से दक्षिण अर्थात गंगा घाटी को विजय करने वाले चोल शासक कौन थे। तो दोस्तों हम चर्चा करेंगे राजेंद्र चोल के ऊपर। जी हाँ, राजेंद्र चोल ही हैं जो कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल शासक थे। इसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया और गंगेकोंड चोल की उपाधि प्रदान की। तो दोस्तों राजेंद्र चोल ने ही एक उपाधि धारण की है जो है गंगेकोंड। जी हाँ, गंगेकोंड की उपाधि इन्होंने धारण की है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए गंगेकोंड की उपाधि किस चोल राज शासक ने धारण की। तो दोस्तों वह है राजेंद्र चोल। तो और यहाँ पे बात करते हैं गंगईकोंड चोलपुरम नामक नगर की भी इन्होंने ही बसाया है। तो दोस्तों गंगईकोंड नगर भी इन्होंने ही बसाया है। यह अन्य फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल शासक राजेंद्र चोल थे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो चालुक्य वंश है जो प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था जिसकी राजधानी बादामी हुआ करती थी। जी हाँ, चालुक्य वंश की कैपिटल के ऊपर बात करते हैं, राजधानी के ऊपर बात करते हैं। तो इसकी जो राजधानी के ऊपर बात करें तो वातापी इसकी राजधानी हुआ करती थी। जी हाँ, वातापी इसकी राजधानी हुआ करती थी जिसका दोस्तों अन्य नाम बादामी भी कहा जाता है। जी हाँ, वातापी या बादामी है जो कि इसका अन्य नाम भी है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसके संस्थापक के ऊपर बात करते हैं जो इसके चालुक्य वंश के संस्थापक है तो उनका नाम है पुलकेशियन प्रथम। जी हाँ, फाउंडर की बात करते हैं या संस्थापक की बात करते हैं तो दोस्तों चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशियन प्रथम है। जी हाँ, पुलकेशियन प्रथम है इसके संस्थापक, पुलकेशियन
प्रथम इसके संस्थापक हैं। दोस्तों इन्होंने 543 ईस्वी में चालुक्य वंश की स्थापना की। जी हाँ, 543 ईस्वी में चालुक्य वंश की स्थापना की और ये 566 ईस्वी तक चालुक्य वंश के शासक रहते हैं। तो यहाँ से दोस्तों चालुक्य वंश के संस्थापक ऑप्शन नंबर ए पुलकेशियन प्रथम चालुक्य वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर डैश ने हमला किया था। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है चोल साम्राज्य से, तो हम बात करेंगे कि जो 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर मलिक काफूर ने, जी हाँ, मलिक काफूर ने हमला किया था। और दोस्तों आप सभी को पता है मलिक काफूर है जो कि अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों जो गुलाम हुआ करता था, और उन जो है अलाउद्दीन खिलजी के सानिध्य के अंदर ही दोस्तों यहाँ पे हमला करता है चोल साम्राज्य के ऊपर। और बात करें मलिक काफूर यहाँ पे हमला करते हैं और जिसे ताज अल दिनज अलदर के नाम से भी जाना जाता है, या दोस्तों इसे हजार दिनारी भी कहा जाता है। जी हाँ, हजार दिनारी भी कहा जाता है। जो दोस्तों यह मलिक काफूर है जो कि गुलाम हुआ करता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम है। तो यहाँ से दोस्तों 14वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य पर इन्होंने हमला किया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। बादामी के चालुक्य के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी। तो दोस्तों जो चालुक्य है, बादामी के चालुक्य हैं, वो बादामी से जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी। तो चालुक्य जो है प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश है जिसकी स्थापना पुलकेशियन प्रथम ने 543 ईस्वी में की है। इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। और चालुक्य के जो बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी है जो कि ऐहोल हुआ करती थी। जी हाँ, इनकी चालुक्य है जो बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी ऐहोल हुआ करती थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखन किसने किया था। तो दोस्तों तमिल महाकाव्य जो शिल्पाधिकारम है इसका लेखन किसके द्वारा किया गया है। तो हम बात करते हैं इसके लेखक की, तो कोच्चि निवासी जैन धर्म का राजकुमार इलंगो आदिगल के द्वारा। जी हाँ, इसके लेखक की बात करते हैं तो इलंगो आदिगल के द्वारा इसकी लेखन कार्य किया है। आदिगल के द्वारा इसका लेखन कार्य किया है। और साथ ही हम बात करते हैं यह जो चेर राजवंश के राजा वेल केलुक के कुटवन के भ्राता थे। और इस ग्रंथ में कर्ण की पूजा का उल्लेख भी मिलता है। जो दोस्तों कर्ण की पूजा का उल्लेख भी इसके अंदर मिलता है, यह भी आपको पता होना चाहिए कि कर्ण की पूजा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो कर्ण की पूजा का उल्लेख इंग्लो आदिगल के द्वारा वर्णित शिल्पाधिकारम के अंदर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। इलांगो आदिगल है जो कि शिल्पाधिकारम के लेखक कार्य किया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहां पर स्थित है। तो दोस्तों जो विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी है वह कहां पे स्थित है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों विजयनगर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसीलिए दोस्तों आपको बार बार विजयनगर से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे पिछली एसएससी के एग्जाम में पूछे गए समस्त क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे वीडियो के अंत तक बने रहना है और समस्त क्वेश्चन आपको देखने हैं। यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं या आपने पिछली क्लास जो पीवाईक्यू की नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। उनमें हमने चर्चा की है कि जो किस प्रकार से दिल्ली पुलिस हो या एसएससी के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, या दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट बनाई गई है वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर वह आप देख सकते हैं। तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहां पर स्थित है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम बात करते हैं कि जो विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। जी हाँ, हम्पी की जो वर्तमान लोकेशन के ऊपर बात करते हैं तो वह कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है और जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, हम्पी है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों तुंगभद्रा नदी के तट पर यह स्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। हम्पी की वर्तमान अवस्थिति के बारे में बात करते हैं तो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और यह अब केवल खंडरों के रूप में ही विद्यमान है। यह नगर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में भी शामिल है। तो दोस्तों जो हम्पी है यूनेस्को के जो विश्व धरोहर है उसके अंदर भी शामिल है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही हम बात करते हैं जो हम्पी का विशाल फैलाव गोल चट्टानों के टीलों में विस्तृत है और धारियों और टीलों के बीच 500 से अधिक स्मारक चिन्ह अभी भी वर्तमान में बने हुए हैं। तो विजयनगर की जो प्राचीन राजधानी हम्पी है यह वर्तमान में कर्नाटक के अंदर स्थित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्न में से
कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं है, तो हम बात करते हैं शासक नेडियान की। नेडियन का संबंध संगम राज्य चेर से नहीं है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं नेडियन है, इसका संबंध है जो संगम वंश से नहीं है। और बाकी जो अन्य नाम दिए गए हैं उदिन जरोल है, नईन दुंजरोल है, नेडून है, इन सभी का संबंध दोस्तों जो संगम शासक से है, जबकि नेडियान का संबंध है जो पांडे शासक से है। जी हाँ, पांडे राज्य का एक प्रतापी शासक नेडियान था। और साथ ही हम बात करते हैं उदयन जेराल, नेदुन जेराल तथा नेडून आदि राजाओं का संबंध संगम राज्य के चेर से है। और जबकि उदयन जेराल ने 130 ईस्वी चेर राज्य का प्रथम राजा था। इसके पश्चात नेदुन जेराल राजा बने, उसके पश्चात है जो कि दोस्तों नईन जेराल जो कि राजा बनते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो नेडियान है संगम वंश से संबंधित है, बाकी जो अन्य तीन नाम है ये चेर राजवंश से संबंधित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की इजाजत दी थी। तो ये दोस्तों काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप सभी के लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की इजाजत दी थी। तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं वेंकट द्वितीय, अच्युत राय, तिरुमल और कृष्णदेव राय। तो दोस्तों हम बात करते हैं वेंकट द्वितीय की, जो कि 1585 से लेकर, जी हाँ वेंकट द्वितीय है जो कि 1585 से लेकर यहाँ पे 1614 ईस्वी तक शासन करते हैं। अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की इजाजत भी इन्होंने ही दी थी। और वेंकट द्वितीय है जो श्री रंगदेव के छोटे भाई तथा तिरुमल देव का छोटा पुत्र था। इनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का पुनरुत्थान हुआ था। तो दोस्तों वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही विजयनगर साम्राज्य का जो पुनरुत्थान होता है, जी हाँ पुनरुत्थान होता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि किस विजयनगर शासक के समय में विजयनगर जो साम्राज्य का पुनरुत्थान हुआ था। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए वेंकट द्वितीय। जी हाँ वेंकट द्वितीय ही आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था। तो चोल राजवंश से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम बात करते हैं चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण राजा था जो कि राजा राज चोल था। जी हाँ राजा राज चोल है जो कि चोल राजवंश में सबसे पहले उभरने वाला शासक था। यह सबसे प्रतापी शासक भी इन्हें कहा गया है। और राजराज ने अपने पिता के जोड़ने की नीति को आगे बढ़ाया और उसने बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के दूर दराज के इलाकों पर सशस्त्र चढ़ाई की और विजय भी प्राप्त की। तो यहाँ पे दोस्तों राजा राज चोल ही है जो कि चोल राजवंश में सबसे प्रतापी शासक हुए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने विजयनगर के किस शासक की पुत्री से विवाह किया था। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी एसएससी का काफी प्रिय क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अभी वर्तमान में 2023 में दोस्तों जो एसएससी सीजीएल हुआ है उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने विजयनगर के किस शासक की पुत्री से विवाह किया था। तो हम बात करते हैं जो ताजुद्दीन फिरोज है उसने विजयनगर की जो शासक देवराय प्रथम है उनकी पुत्री से विवाह किया था। और ताजुद्दीन फिरोज साहब बहमनी साम्राज्य के शासक थे। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए जो ताजुद्दीन फिरोज है यह बहमनी साम्राज्य के शासक हैं, बहमनी साम्राज्य के शासक है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि ताजुद्दीन फिरोज किस साम्राज्य के शासक है, तो बहमनी साम्राज्य के शासक है। इन्होंने विजयनगर के कृष्णदेवराय प्रथम, जी हाँ कृष्णदेवराय प्रथम के पुत्री से यहाँ पे विवाह किया था जो कि शासन करते हैं 1397 से 1442 ईस्वी तक शासन करते हैं, जो कि दोस्तों बहमनी साम्राज्य के शासक है। और इन्होंने जो देवराय प्रथम की पुत्री से विवाह किया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था। तो चोल राज्य को दोस्तों किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण III है द्वारा चोल वंश के नरेश परातंक प्रथम को तक्कोलल के युद्ध में पराजित किया था। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय है, कृष्ण तृतीय के आक्रमण को झेलना पड़ा था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य
साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य से है और विजयनगर साम्राज्य का इस शासक बताना है जो कि पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का दोस्तों यहाँ पे मित्र था। तो हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय की पुर्तगालियों के साथ संधि हुई थी। और विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय की पुर्तगाली गवर्नर अल्बुबकर से मित्रता भी थी। और विजयनगर साम्राज्य आज के कर्नाटक राज्य के अंतर्गत विस्तृत है और पुर्तगाली इसे बिसनागा राज्य के नाम से जानते थे। तो दोस्तों जो पुर्तगाली है वह विजयनगर साम्राज्य को एक अन्य नाम से पुकारा करते थे जो कि बिसनागा है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि बिसनागा क्या है। तो दोस्तों बिसनागा है जो कि विजयनगर साम्राज्य के मद्देनजर पुर्तगाली उसे बिसनागा के नाम से जानते थे। तो दोस्तों जो पुर्तगाली गवर्नर अल्बुबकर के मित्र थे वह कृष्णदेवराय थे। तो मित्रता होने के कारण इस प्रकार से है कि वहाँ पे उस समय जो है इनके मध्य संधि होती है और संधि के साथ ही दोस्तों इनमें मित्रता भी होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि काकतीय वंश की कौन सी रानी ने वारंगल पर शासन किया जो आधुनिक में आंध्र प्रदेश का हिस्सा है? तो दोस्तों काकतीय वंश से क्वेश्चन पूछा गया है कि काकतीय वंश की कौन सी रानी ने वारंगल पर शासन किया? तो दोस्तों हम बात करते हैं रुद्रमा देवी। तो रुद्रमा देवी ने वारंगल पर शासन किया और वे काकतीय वंश की थी। तो दोस्तों यहाँ से आपका रुद्रमा देवी ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है जो है अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किसके द्वारा की गई थी? तो हम बात करते हैं चोल शासक राजराज प्रथम है जो कि सर्वप्रथम एक विशाल जल सेना को व्यवस्थित किए थे। तो दोस्तों चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा ही जो भारतीय नौसेना में दोस्तों यहाँ पे पद की घोषणा की गई। और साथ ही हम बात करते हैं जो इसके द्वारा जो जल सेना रखी गई वह शक्ति में बहुत वृद्धि के कारण अरब सागर में सर्वोच्च स्थान पर पहुंची। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट होता है। राजराज प्रथम ही वह पहले शासक है जिन्होंने भारतीय नौसेना रखने की यहाँ पे शुरुआत की थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो शिल्पाधिकारम है और मणिमेखलाई ग्रंथ है यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिया गया है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई ग्रंथ है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। जी हाँ बिल्कुल बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। प्राचीन काल में बर्मा जो कि वर्तमान में अब म्यांमार से नाम से जाना जाता है तो ये किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों जो वर्तमान नाम म्यांमार है उससे पहले उसका बर्मा हुआ करता था। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि बर्मा से पहले भी उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों यहाँ पर उसे प्राचीन काल में बर्मा को स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों प्राचीन काल में इसे स्वर्ण भूमि के नाम से भी जाना जाता था। जी हाँ स्वर्ण भूमि के नाम से इसे जाना जाता था। फिर इसे दोस्तों बर्मा के नाम से जाना जाने लगा। फिर दोस्तों अभी आधुनिक समय या वर्तमान समय में इसे म्यांमार नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है कि बर्मा को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण भूमि ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह है पश्चिम भारत के चालुक्यों को किसने विस्थापित किया था? तो पश्चिम भारत के जो चालुक्य है वह है चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने परास्त किया था। और इस जीत के उपलक्ष्य में नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों वातापी कोंडा की उपाधि धारण पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा की गई थी। और पश्चिम भारत में चालुक्यों को दोस्तों किसने? तो यहाँ पे पल्लव वंश के द्वारा विस्थापित किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। पल्लव वंश ने चालुक्यों को पश्चिम भारत में से विस्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चोल शिलालेख में भूमि श्रेणियों के उल्लेख के अनुसार ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसानों को दी जाने वाली भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ब्राह्मणों के अलावा जो किसानों को भूमि दी जाती थी उसे किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों
हम बात करते हैं वेलन बेगई। वेलन बेगई है जो कि चोल अभिलेखों में वर्णित गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली दोस्तों भूमि है, उसे वेलन वेगई नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। वेलन वेगई भूमि है जो कि चोल अभिलेखों में दोस्तों वर्णित है, जो कि गैर ब्राह्मण किसानों को दी जाने वाली भूमि थी और देवदान मंदिरों के लिए भेंट की गई भूमि को कहा जाता है। और दोस्तों जो देवदान है वह मंदिरों को दान में दी गई भूमि को देवदान कहा जाता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। तो दोस्तों जो पल्लवों की राजधानी है उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कांची, वातापी, तिरुचिरापल्ली, महाबलीपुरम। तो जो कांची है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, जो पल्लवों की राजधानी है कांचीपुरम थी और कांचीपुरम को हजारों मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और दोस्तों जो कांची की वर्तमान स्थिति है उसके ऊपर बात करते हैं तो ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। जी हाँ, तमिलनाडु के अंदर इसकी वर्तमान स्थिति है। और इस कांचीपुरम को दोस्तों हजारों मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, हजारों मंदिरों का शहर भी इसे कहा जाता है। तो यह भी अन्य फैक्ट के रूप में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 738 ईस्वी में अरबन को पराजित किसने किया था? तो 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ से मिसप्रिंटिंग है और यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों अरब है। तो अरबों को 738 ईस्वी में पराजित किसने किया था? तो दोस्तों हम बात करते हैं कि अरबों का जो भारतीय शासकों ने कड़ा विरोध किया था, जिससे कश्मीर का शासक ललित आदित्य और चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने, जो कि इनका प्रमुख जो विरोध करते हैं। तो विक्रमादित्य दोस्तों चालुक्य राजवंश से संबंधित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन की बात करते हैं तो दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय है जो चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य था। जी हाँ, जो चालुक्य वंश में सर्वाधिक प्रतापी शासक है वह कौन है? तो पुलकेशिन द्वितीय है जो कि सबसे प्रतापी शासक है और शक्तिशाली शासक है। तो हर्षवर्धन को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने है जो कि नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को परास्त किया था। और इस युद्ध के बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख में मिलती है। जी हाँ, इस युद्ध के बारे में जानकारी है जो ऐहोल अभिलेख के अंदर भी देखने को मिलती है। तो यह अन्य फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। और इस युद्ध के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने है जो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। जी हाँ, इस युद्ध के बाद जो पुलकेशिन द्वितीय है इसने परमेश्वरम की उपाधि धारण की थी। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वरम की उपाधि हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद में ही पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी। तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है बीतपाल और धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित है? तो बीतपाल और जो धीमन नामक दो व्यक्तियों का संबंध पाल युग से है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है कि किसे चोल शासक ने पुहार शहर की स्थापना की थी? तो किस चोल शासक ने पुहार शहर की स्थापना की है? तो पुहार तमिलनाडु का एक कस्बा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो पुहार है वह तमिलनाडु का एक कस्बा है। इसे कावेरी पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। तो पुहार शहर का अन्य नाम के बारे में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो कावेरी पत्तनम भी इसे कहा जाता है। जी हाँ, कावेरी पत्तनम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये अन्य फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही हम बात करते हैं इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना चोल शासक के द्वारा की गई है। जी हाँ, इसकी स्थापना चोल शासक के द्वारा की गई है और पुहार की प्रारंभिक चोल शासकों की राजधानी भी रहा है। तो दोस्तों और इसकी स्थापना है जो चोल शासक कराईकाल के द्वारा की गई है। जी हाँ, कराईकाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो राष्ट्रकूट जो साम्राज्य है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इसकी स्थापना की बात करते हैं दंतिवर्धन या दंती दुर्ग तथा इसे 8वीं शताब्दी के मध्य 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी के रूप में मान्यखेत व मालखेड़ को रखा। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक दंतिवर्मन है। जी हाँ, दंतिवर्मन है जो कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के यहाँ पे संस्थापक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। दंतिवर्मन है जो कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही मेल बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सही मेल बताना है कि कौन सा है। क्वेश्चन दिया गया है एलोरा शक से संबंधित है, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट से, मीनाक्षी मंदिर है जो पल्लव से संबंधित है, और खजुराहो है जो चंदेल से संबंधित है। तो दोस्तों हम बात करते हैं एलोरा की। तो एलोरा तो दोस्तों राष्ट्रकूट से संबंधित है। जी हाँ, एलोरा है जो राष्ट्रकूट से संबंधित है। जबकि महाबलीपुरम की बात करते हैं, महाबलीपुरम है जो पल्लव से संबंधित है। जबकि मीनाक्षी मंदिर की बात करते हैं तो मीनाक्षी मंदिर है जो पांडेय से संबंधित है, पांडेय या और नायक से संबंधित है। जी हाँ, पांडेय और नायक से संबंधित है, और खजुराहो चंदेल से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है कि खजुराहो चंदेल से संबंधित है। बाकी 3 जो ऑप्शन है गलत दिए गए थे। एलोरा जो राष्ट्रकूटों से संबंधित है, महाबलीपुरम पल्लव से संबंधित है, मीनाक्षी मंदिर पांडेय व नायक से संबंधित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी। तो चोल राजाओं की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी है जो पुहार थी। जी हाँ, इनकी प्रारंभिक राजधानी पुहार थी, यह आपको पता होना चाहिए। और बाद में उसे उरेयूर तथा तंजावुर भी राजधानी बनी। तो पुहार के बाद में जो दोस्तों तंजावुर है, तंजावुर को राजधानी बनाया गया, यह भी आपको पता होना चाहिए। और उपरोक्त विकल्पों में दोस्तों जो बी सही है, जी हाँ, जो बी है ऑप्शन वह तंजौर दिया गया है। तंजौर दोस्तों तंजावुर है जो कि पहली राजधानी पुहार थी, उसके पश्चात इसे तंजौर बनाई गई। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस चोल राजा ने सिलोन या सिंघल सर्वप्रथम जीता था। तो सिलोन और सिंघल दोस्तों इसकी वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो जो वर्तमान में श्रीलंका है उसे प्राचीन समय में सिंघल प्रदेश कहा जाता था या सिलोन प्रदेश भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों कौन सी चोल राजा ने सिंघल सर्वप्रथम जीता था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं चोल शासक राजराज प्रथम ने जो अपनी 72 नौसेना के माध्यम से उत्तरी श्रीलंका सिलोन पर कब्जा किया था और साथ ही श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को परास्त किया था। और सिलोन श्रीलंका विजय का कार्य राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने किया था। तो यहाँ से दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। राजेंद्र प्रथम ने ही दोस्तों सर्वप्रथम चोल शासक है जो कि सिंघल प्रदेश को जीतते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। धातु के बने सिक्के सर्वप्रथम कहाँ प्रकट हुए। तो धातु के बने हुए सिक्के हैं वह संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र अरिकामेडू था और मुसिरी यवनों का व्यापारिक केंद्र था, जबकि पुहार विदेशियों के लिए सबसे सुविधाजनक बंदरगाह था। तो दोस्तों जो संगम युद्ध के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र था वह है ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम यहाँ पे मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। संगम युग के दौरान रोमन व्यापार केंद्र कहाँ था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अरिकामेडू में दोस्तों यहाँ पे व्यापार केंद्र हुआ करता था। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में मिलता है। तो दोस्तों चोल वंश में ग्राम प्रशासन की जानकारी कौन से शिलालेख से मिलती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो चोल सम्राट प्रांतक के शासक के 12वें व 14वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तरामेरू अभिलेखों में चोल कालीन स्थानीय स्वशासन व ग्राम के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो उत्तरमेरू शिलालेख है उसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच सबसे लंबा संघर्ष शुरू हुआ। तो दोस्तों पल्लवों व चालुक्यों के मध्य कौन से शासक के समय सबसे लंबा संघर्ष आरंभ होता है। तो दोस्तों बात करते हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ और पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया था। लेकिन जो आगे चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने पल्लव नरेश नंदी वर्मन द्वितीय को पराजित किया था। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे जो लंबा संघर्ष है महेंद्र वर्मन के समय ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर राइट होता है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अलवर संत के किस आधुनिक राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों अलवार संत है जो किस आधुनिक राज्य से संबंधित है। तो अलवार संतों ने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और साथ ही अलवार संतों का संबंध तमिलनाडु से है। अलवार संतों का जो संबंध है वह तमिलनाडु राज्य से है। इस आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य माने जाते हैं। और दोस्तों जो भक्ति आंदोलन है उसके
जो प्रथम प्रचारक है शंकराचार्य को माना जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो अलवार संत है जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है संगम साहित्य का संरक्षक कौन था। तो दोस्तों जो संगम साहित्य है उसके संरक्षक कौन थे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो संगम है तमिल कवियों का संघ तथा मंडल था। इन संघों या परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था। तो दोस्तों पांड्य शासकों के संरक्षण में इसका आयोजन किया गया था। तो संगम साहित्य के दोस्तों जो संरक्षक है पांड्य वंश के शासक थे। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। निम्नलिखित को मिलाइए तथा दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं चालुक्य है जो मलखेड़, होयसल वातापी, राष्ट्रकूट वारंगल है, काकतीय द्वार समुद्र है। तो दोस्तों इनको मिलाना है। तो हम बात करते हैं जो चालुक्य है, चालुक्य की राजधानी दोस्तों वातापी हुआ करती थी। जी हाँ, चालुक्य की राजधानी है जो कि वातापी हुआ करती थी। और साथ ही होयसल है, होयसल की जो है दोस्तों द्वार समुद्र से संबंधित है। होयसल है जो कि द्वार समुद्र से संबंधित है। राष्ट्रकूट की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट है दोस्तों मलखेड़ या मान्यखेड़ से संबंधित है। जी हाँ, राष्ट्रकूट है जो कि मलखेड़ से संबंधित है। और काकतीय है दोस्तों, काकतीय क्षेत्र जो है उसकी राजधानी वारंगल हुआ करती थी। तो यहाँ से दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से इनका मिलान होने वाला है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि दक्षिण जो साम्राज्य है जिसमें सबसे दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य से पूछे गए हैं, तो उससे दोस्तों संबंधित जितने भी पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन समस्त क्वेश्चनों का समावेश करके आपको एक साथ हमने देने की कोशिश की है। यदि आज को आपका सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि दिल्ली पुलिस के रिकॉर्डिंग यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आप सबको सही समय से मिल सके। यदि आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वहां पर जुड़ सकते हैं। आपको वहां दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग समझ जितने भी ई बुक होती है, पीडीएफ होती है, वह उपलब्ध करवाई जाती है। चलिए दोस्तों अब समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।